सबसे पहले आप ये देखो कि फिजिक्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। बोलो भाई, आपके दिमाग में जो भी अगर डेफिनेशन या जो भी बात आ रही हो कि मेरे हिसाब से फिजिक्स ये चीज है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिखो। जो आप सोचते हो बिल्कुल वो उसके हिसाब से लिखो। बताओ फिजिक्स आखिर है क्या, जो आपके दिमाग में आए एक बार सोचो और सोच करके बताओ कि भाई फिजिक्स बेसिकली है क्या। कैसे हम लोग बताएंगे कि हाँ यार फिजिक्स जो है इस तरह का सब्जेक्ट है या इसके अंदर ये चीजें पढ़ते हैं हम। बोलो क्या है बेटा, बोलो सभी। इन्वायरमेंट की स्टडी, ठीक है। जतिन बोल रहा है इन लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी इन लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। चलो बिल्कुल, और आगे बाकी लोग, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर एंड मैटर एनर्जी के स्टडी, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में स्टडी करते हैं। नॉलेज ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। और देखो सबसे पहले एक बार देखो, आप अपने जो सभी जो 2 साल जो एटलीस्ट पढ़े हो तो चैप्टर्स के नाम तो याद होंगे सभी को। 2 साल हम लोग पढ़ के आए हुए हैं तो एटलीस्ट चैप्टर्स का नाम याद होगा, ठीक है। चैप्टर हम लोग कौन कौन सा पढ़ते हैं, जैसे मान लो यार एक हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद और हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के फ्रिक्शन देख लो, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते जाओगे रोटेशन आएगा, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और भी ये सब बहुत सारे चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म हो गया। तो एक बार देखो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग ऐसे फिनोमेना या ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो कि नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और किसी ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। देखो एक बार ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल लेता हूं फ्रिक्शन का, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा साइंटिस्ट हुआ होगा या एक ऐसा पर्सन हुआ होगा जिसने फ्रिक्शन के बारे में ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सिंपल अगर एक लाइन में पहले डिफाइन कर देते हैं कि फिजिक्स है क्या, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ध्यान से समझना। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about नेचर, सिंपल वर्ड में मैं लिख रहा हूं नेचर एंड इट्स लॉज। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हमें नहीं लिखना, बस ये देखना है कि देखो ये फिजिक्स है क्या। तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर या उसके जो डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है, या जो अलग अलग फिनोमेना हम लोग नेचर के अंदर शो होता है उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं कैसे इसको। जैसे एक बार देखो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं फ्रिक्शन का कि भाई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। तो एक बार देखो ये चीजें नेचर में पहले से हो रही थी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जब हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐड हुआ उस समय हम लोगों ने फ्रिक्शन, उस समय फ्रिक्शन एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, ऐसा तो है नहीं। ये फ्रिक्शन नेचर में पहले से ही, मतलब जब स्टार्टिंग से ही ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। कोई एक ऐसा साइंटिस्ट हुआ होगा या कोई एक ऐसा पर्सन हुआ होगा जिसने फ्रिक्शन को ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ यार, जैसे अगर मान लो हम एक बॉल को अगर फेंकते हैं तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्यों रुकता है, तो उसने ऑब्जर्व किया होगा भाई पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। एक बॉल को मैं आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करूं
तो ये भी थोड़ी देर बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये चीजें किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद हमारे सिलेबस में ऐड हुआ। लो भाई अब इसके बारे में पढ़ो, फ्रिक्शन है। ऐसे ही अगर ग्रेविटेशन के बारे में देखें तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कि यार एक कोई भी ऑब्जेक्ट, उसने एप्पल के बारे में देख ऑब्जर्व किया था, ये लो भाई जो एप्पल होता है वो नीचे ही क्यों गिरता है। उसने ये चीज ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसने इसका रीजन ढूंढा और तब ये पाया कि ये हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ इसीलिए फॉल होता है क्योंकि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है। ठीक है, ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमारे सिलेबस में ऐड हुआ। ठीक है, और देखते हैं, जैसे ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये चीज ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। जो भी चीजें अगर देखोगे तो वो सारा हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ही किया होगा कि अगर मान लो कि किसी भी वायर से अगर करंट का फ्लो होता है तो उसके पास जब आप एक मैग्नेटिक निडल रखोगे या कंपास रखोगे तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? फिर उसने ये चीज ऑब्जर्व की, यार एक करंट कैरिंग वायर के पास जैसे ही मैंने निडल रखा तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। क्यों? फिर आगे चल के उसने देखा कि यार इसका रीजन ये है कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तरह से देखो हर एक एक्सपेरिमेंट कोई ना कोई एक साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जर्व किया। देखो यार अब कहीं ना कहीं जैसे होता क्या है ना, एग्जैक्ट जो 1 मिनट बेटा मैं इसमें ब्रेक करके मैं बता रहा हूँ जतीन। देखो कहीं ना कहीं जैसे शुरू हो, कहीं कोई ना कोई एक पर्सन या कम्युनिटी या कहीं ना कहीं जरूर शुरू हुआ, लेकिन जो स्टार्टिंग जैसे जो मानते हैं लोग, जैसे जिसका रिकॉर्ड है कि हाँ यार इसने बताया, तो वो हमारा अलग है। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ लोगों ने उसके बारे में डिस्कवर किया हो ये सारी चीज। ठीक है, तो देखो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हम चैप्टर देख रहे हैं, जो भी एक अगर फिनोमेना देख रहे हैं, फ्रिक्शन एक तरह से क्या है कि नेचर के अंदर शो होने वाला एक फिनोमेना है कि हर एक सरफेस जो है वो कुछ ना कुछ, अगर कोई भी अगर सरफेस जो रफ होता है उसके ऊपर अगर आप स्लाइड करोगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। ये फिनोमेना जो है वो नेचर में शुरू से होते आ रहा था, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। यही चीज मैंने लिखा है, नेचर एंड इट्स लॉ एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। अलग अलग जो है, अलग अलग जो है जो भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसको उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी को लॉ बोला मैंने। लॉ क्या हो गया कि जैसे मान लो एक तरह से जैसे फोर्स इक्वल्स टू m इनटू a, ये भी क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ। तो ये भी क्या एक तरह से लॉ है जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती थी। न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। ये भी जो अर्थ का जो पुल करना है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ये भी एक नेचर का लॉ है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा। ये भी नेचर के अंदर शो होने वाला एक लॉ, एक फिनोमेना है जिसको हमने ऑब्जर्व किया या न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, ये भी एक तरह से नेचर का ही लॉ है या नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली फिनोमेना ही है जिसको
ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया। तो बेसिकली हम अब जो भी चैप्टर आप देखोगे, जो भी कॉन्सेप्ट देखोगे, वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक तरह से क्या है कि वो सारा हमने नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली अलग अलग फिनोमेना या जो भी एक तरह से लॉ है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसी के बारे में इस पूरे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हुई है? पहले ये बताओ भाई, बोलो भाई, पहले ये क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? देखो केमिस्ट्री अपने पास एक ब्रांच हो जाएगा साइंस का, फिजिक्स भी एक साइंस का ब्रांच होगा, ठीक है। देखो भाई, अब ये चीज हमने देख लिया कि भाई फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले किस चीज के बारे में, आखिर है क्या चीजें, ठीक है। अब इसके बाद हम फिजिक्स के अंदर जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बोलो भाई, जो भी आपको पता है उसके हिसाब से बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एक और बात ध्यान देख लो, जो मैथमेटिक्स एक तरह से जो होगा वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, ध्यान से समझ लेना कि मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के डिफरेंट रूल्स को समझने के लिए, ठीक है। फिजिक्स के अलग अलग जो रूल्स हैं उनको समझने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक बार देखो, मैं अगर F इक्वल्स टू M इंटू ए लिख रहा हूं तो आपको ये चीज पता है, ठीक है, आपको ये चीज पता है कि यार अगर दो इस तरह से लिखा हुआ है तो दो चीजों का ये प्रोडक्ट है। जिसको अगर मैथ्स नहीं आता होगा आप उसके सामने ये लिख भी दोगे तो उसको कोई कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो एक अनपढ़ आदमी के सामने लिख दो कि भाई F इक्वल्स टू M इंटू ए, तो इसके बारे में अगर आप लिख भी दोगे तो उसको कुछ नहीं समझ आने वाला कि यार ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। आपको इसीलिए समझ आएगा क्योंकि आपको मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। तो भाई मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम लोग कि अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके रिलेशन को शो करने के लिए, ठीक है। मान लो मैं अगर B बराबर I इंटू आर लिख रहा हूं या Q बराबर C इंटू V लिख रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं कि यार ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। कैसे पता चला? तो आपको मैथमेटिक्स आती है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है यानी दो चीजों का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मान लो मैं यही लिखूं कि C इक्वल्स टू तो Q बाई V, यानी ये क्या बता रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो सिंपली ये सारी चीजें हम कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स हमें आता है। तो ये एक बात ध्यान समझना कि मैथमेटिक्स जो है एक लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन शो करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हो जतिन। न्यूटन ने जो है उसी ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारी चीजें उसी ने डेवलप की थी, ठीक है। क्योंकि जो भी अगर एक तरह से फिजिक्स को समझने के लिए या जितने भी आपको डेरिवेशंस मिलेंगे सब में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का ही यूज होगा, ठीक है। तो न्यूटन ने ही इस चीज को इन्वेंट किया था कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है या इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। देखो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो है वो हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कशिश ने लिखा है, प्राची ने लिखा है, ठीक है, संजना ने भी लिखा है, ठीक है। देखो एक बार देखो, सबसे पहले यही चीज देखो, फिजिकल क्वांटिटी है क्या कि कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो वो सारा क्या होता है,
फिजिकल क्वांटिटी। पहले एक बार लिख लेते हैं, एनीथिंग, एक बात ध्यान रखो, पहले आपकी फिजिक्स का एक लाइन का डेफिनेशन जो है वो लिख लो बेटा। फिजिक्स का जो एक लाइन का मैंने डेफिनेशन जो लिखा है बस वो लिख लो। ये लिख लिया सभी ने? फिजिक्स का एक लाइन का मैंने डेफिनेशन जो लिखा है वो लिख लो पहले। लिख लिया सभी ने? बोलो भाई, लिख लिया सभी ने? चलो यहां से देखो मैं क्या बता रहा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है? तो ये होता क्या है, एनीथिंग which can be measured, anything which can be measured is called physical quantity, is called physical quantity। देखो कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अभी इसके बारे में और लिखेंगे, लेकिन पहले ये एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं। कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है? अब एक बात बता, क्या आप मार्कर, जैसे जो मार्कर मेरे हाथ में है, क्या हम इसको मेजर करते हैं? हाँ या ना? बोलो भाई, क्या ये हमारे पास जो मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, क्या हम इसको मेजर करते हैं? बोलो भाई, हाँ या ना? जो मार्कर मेरे हाथ में, क्या हम उसको मेजर करते हैं? जतिन बोल रहा नहीं, बाकी लोग बोलो भाई। नहीं मेजर करते हैं, नेहा भी बोल रही मेजर नहीं करते हैं। चलो बिल्कुल सही है। मार्कर को हम मेजर करने की बजाय हम मार्कर की लेंथ को मेजर करते हैं, हाँ है ना? मार्कर की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है? या फिर इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं, इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तरह से ये जो लेंथ हो गया या रेडियस हो गया, ये इन सब चीजों को हम मेजर करते हैं, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? वैसे ही ये जो बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, तो आप इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करोगे, विड्थ को मेजर कर लोगे, विड्थ को मेजर कर लोगे कि इसकी, या फिर इसकी थिकनेस मेजर करोगे, हाइट मेजर कर लोगे इसकी। तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी होती, ठीक है? जनरली सुनने में यही लगता है कि भाई यार मार्कर को ही तो मेजर करते हैं, ठीक है? एक मिनट जतिन, तुम्हारी बात पे आते हैं, पहले एक बार कंप्लीट कर लेने दो। कि ये जनरली हमें ये सुनने में यही लगता है कि यार मार्कर को ही मेजर करते हैं या बोर्ड को मेजर करते हैं, क्योंकि दिखने में लिखा भी यही जाता है कि मेजरमेंट ऑफ बोर्ड, या बोर्ड का मेजरमेंट, या बोर्ड को मेजर करो, ठीक है? तो एक्चुअल में हम रफली यूज जरूर कर लेते हैं कि बोर्ड को मेजर करो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि आप बोर्ड की लेंथ, विड्थ या फिर इसकी थिकनेस मेजर कर रहे हो। टेबल के बारे में अगर देखें तो टेबल की आप लेंथ, हाइट या उसकी विड्थ मेजर कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी चीज है अगर जिसको मेजर कर सकते हैं वो सारा क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, तो मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम मेजर करते हैं, यार मैं 10 सेकंड चल रहा हूं या 20 सेकंड चल रहा हूं, या आज मैं कितनी देर पढ़ा, ठीक है? तो टाइम को भी मेजर करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। किसी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं कि हाँ यार उस बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? देखो और भी यार अगर फिजिक्स में देखो हर एक चैप्टर में आपको कम से कम 10-20 हर एक चैप्टर में आ जाए,
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम मेजर करते हैं और यही सब क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ यूज होगा तभी तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसका यूज क्या होता है कि जो भी फिजिक्स के लॉ हैं उन सब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। कैसे, एक बार समझते हैं। डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स, मान लो मुझे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिखते हैं, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक बार देखो, सिंपल, एक मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हमें बताना, कौन, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को यूज करने, सेकंड लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इन तीन क्वांटिटीज का यूज किया। वैसे ही मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको डिनोट किससे करते हैं, P से। P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। देखो भाई, P इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो यार ये भी क्या है कि मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए हमने दो क्वांटिटी ले ली, एक मास और दूसरी वेलोसिटी। तो सिंपल एक वर्ड में अगर बोले तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूज है, तो डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स या फिर अलग अलग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जतिन की बात पे। क्या लिखा है जतिन ने, सिर्फ फिजिक्स का मकसद सारी चीजों को एक ही इक्वेशन से एक्सप्लेन करना है बाय यूनिफाइड। देखो यार, सारी चीजों को आप सिंपल एक इक्वेशन में तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, तुम्हें दिन भर में जितने चीजें करनी है वो सारा एक लाइन में अगर बता दो, ठीक है, तो ये, या फिर अगर अलग अलग, जैसे अलग अलग तरीके का काम करना है उन सबको एक साथ बता दो, ये सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे अगर फ्रिक्शन भी एक ही इक्वेशन में लिखना हो, मैग्नेटिज्म भी एक ही इक्वेशन में, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ही इक्वेशन में, कैपेसिटर भी एक ही, ऐसा कोई एक यूनिक इक्वेशन नहीं आएगा जो पूरे सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उन सब की सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही लाइन में लिख दे या एक इक्वेशन में लिख दे। तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा हमारा कि यार एक ही इक्वेशन में हम पूरा का पूरा फिजिक्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ जतिन, बोलो भाई, क्लियर हुआ जतिन, फटाफट रिप्लाई करो। देखो बिल्कुल ये चीजें होती क्या है, कोई फिजिक्स में ऐसा तो है नहीं कि एक लॉ है। अब ये लॉ जो है वो कहीं पे, ये जैसे मान लो हर जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है। थर्ड लॉ अगर बात करें हम लोग तो ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा, या जब भी आप पढ़ोगे तो उस समय बताऊंगा मैं कि दो चार्ज अगर मान लो कि ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, यहाँ पे अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दोनों के बीच में वो इस केस में फॉलो होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा। लेकिन यही अगर मान लो अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करे तो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कहना गलत है कि यार हर जगह फॉलो होता है। आप अगर एक बार देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख लो, वहां पे फॉलो नहीं होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, हम वहां पे सूडो फोर्स जबर लगा करके तब फॉलो कराते हैं, हर जगह तो नहीं हो रहा। बोलो क्लियर,
क्लियर हुआ जतिन, ये बोलो। हाँ, न्यूटन ने देखो यार कोशिश की यार, एक बात पता है तुम्हें, न्यूटन ने जितने जो भी जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो जितना उसने एक्सपेरिमेंट करके पूरी चीजें निकाल के रखी थी, उसका आधा तो जल गया था, आधा तो जल गया था, बाकी जो आधा है उसी से हम लोग अपना काम चला रहे हैं। सोचो उसका और आधा अभी तो जल गया था, एक दिन नहीं जला होता तो और भी काफी चीजें हमें पढ़नी पड़ती, मतलब आपका फिजिक्स का सिलेबस भी तो गुना हुआ रहता। जल क्यों गया था? आग लग गई थी भाई, एक दिन आंधी आई, उसका कुत्ता उसके टेबल पे चढ़ गया, बगल में लैंप पड़ा हुआ था, उसी के कारण वो जल गया था। कहानी मैंने यही सुन रखी है, ठीक है, मैं था तो नहीं एकदम उस समय, ठीक है। देखो यार यहाँ तक क्लियर है मैं सभी को? बोलो यार हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है? चल अब इसके बाद देखो, अब जो है हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर है वो वेक्टर है, ठीक है। तो पहले उससे पहले एक बार देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कर रखा है कि अलग अलग बेसिस पे या अलग अलग चीजों के बिहाफ पे डिवाइड कर रखा हमने, ठीक है। बेटा आप लोग जो भी बैठे हो, देखो रिप्लाई करने की आदत शुरू से ही रखो, पता है आप रिप्लाई सोचते हो हाँ यार समझ तो आ ही रहा है, रिप्लाई क्यों करना, ठीक है। तो देखो यार बस y और n लिखा करो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो देखो उससे फायदा क्या होता है, आप एक्टिव रहते हो, और इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है आपको जब आप कुछ नहीं समझते हो ना, तो अगर हमेशा से ही आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ यार मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं, क्या लिखूं, ये चीज आपको पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आप कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स पे आप एक्टिव रहोगे, तब रहे। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो उस केस में क्या होगा कि यार जब भी अगर एक दो चीज नहीं समझ आई, आप सोचना शुरू करोगे क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या पूछूं, फिर सोचोगे चलो यार बाद में वीडियो में देख लें, फिर एक एक चीज छूटते छूटते फिर आगे फिर वही होता है कि चैप्टर ही खराब हो जाता है, ठीक है। देखो तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो बिहाफ पे डिवाइड कर रखा है। किसी भी चीज को अगर मुझे डिवाइड करना है तो कुछ ना कुछ उसका बेसिस होना चाहिए। जैसे एक बात देखो, अगर आप लोगों को ही मुझे डिवाइड करना हो तो एक हमारा बेसिस क्या हो सकता है कि बॉयज कितने हैं, या फिर बॉयज कितने हैं या और गर्ल्स कितने हैं, ये इस बिहाफ पे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा कि मेडिकल वाले कितने हैं, नॉन मेडिकल वाले कितने हैं, इस बिहाफ पे डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा कि कितने लोगों की हाइट 5 फीट से ज्यादा है और कितने लोगों की हाइट 5 फीट से कम है, ठीक है। तो इस कभी भी अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो उसका कुछ ना कुछ एक बेसिस जरूर होता है जिसके बिहाफ पे आप उन चीजों को डिवाइड करते हो, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो दो तरह से हमने डिवाइड किया। पहला जो है ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये जो डिवीजन है ये कहां पे पढ़ोगे? तो यूनिट एंड डायमेंशन में। कहां पे पढ़ोगे? यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ोगे, ठीक है। इसका बेसिस क्या था हमारा कि किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी बेसिस या बेसिक क्वांटिटी की जरूरत होगी उसको हमने डिराइव्ड, ठीक है,
और जिसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको फंडामेंटल। जैसे मान लो एक सिंपल अगर देख लो, पता होगा आप लोगों को भी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उन्हीं सातों का यूज करके हम जितने भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सारों उन सारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे मान लो फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन सब के लिए हमें जो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी में से जो यूज करना रहता है, कुछ क्वांटिटी का यूज करना रहेगा। ठीक है, देखते हैं ये हम कहां पे पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। सेकंड जो है ये हमारा डिवीजन है स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ये डिवीजन हमें अभी पढ़ना है। जो वेक्टर चैप्टर के अंदर नाम रहेगा, वेक्टर पढ़ना हमें दोनों रहेगा, स्केलर वेक्टर। टेंसर जो रहेगा भाई अपने 12th में बस हमें समझ लेना है कि आखिर चलो भाई ऐसी क्वांटिटी जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पता है, जैसे मान लो एक होता है ना कि जैसे अगर मान लो किसी चीज का बंटवारा हो, कोई चीज ऐसी होती है या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि बोलते हैं ना तो हम इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, तो उनको एक अलग जगह दे दिया जाता है। उसी तरीके से ये सप्लीमेंट्री, इसमें होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, ना तो ये फंडामेंटल इनको माना गया ना इनको डिराइव्ड माना गया, तो हमने बोला कि तुम एक काम करो, तुम दोनों के लिए एक अलग से जगह दे देते, अलग नाम दे देते, और उन्हीं को बोल दिया हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो भाई छोटा से छोटा भी अगर डाउट आए ना, जैसे ही दिमाग में कोई क्वेरी आए, आप फटाफट चैट बॉक्स यूज करो, आदत बना लो भाई। कल भी कुछ लोगों ने बोला कि सर यार फिजिक्स मतलब हमें टफ लगता है, मैंने कल भी बोला था कि आप जब तक दिमाग को फ्री नहीं छोड़ोगे तब तक आपको फिजिक्स नहीं समझ आएगा और क्वेश्चन नहीं होगा। काफी लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई न्यूमेरिकल नहीं होते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि थ्योरी समझ नहीं आती। हमें लगता है कि भाई थ्योरी तो हमें समझ आ रही है, जब तक आप एक बस हाँ सुनना, आप एक साथ सुनते हो कि हाँ यार चलो ऐसी चीजें, और आप एक समझते हो, जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं क्लियर होगा भाई। ठीक है, और समझने के लिए जरूरी है कि आप छोटा से छोटा डाउट जो भी आए वो आप लिखो, आप पूछो। ठीक है, देखो क्या रिपीट करना है, प्रतीक ये बताओ क्या रिपीट करना है। अभी टेंसर के बारे में टेंशन नहीं लेना भाई, टेंसर के बारे में अभी नहीं सोचना, अभी सारी चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा। ये इसके बारे में इतना डिटेल में हम इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पे हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, देखो सप्लीमेंट्री के लिए मैंने क्या बोला कि कुछ क्वांटिटी जो है, ठीक है, जैसे एक बात देखो, फंडामेंटल कितनी क्वांटिटी है, 7। फंडामेंटल कितनी है, 7। काफी लोगों को याद होगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई, 5। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ ना, ये बताओ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और बताओ, एक और बताओ, याद है किसी को, बिल्कुल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है, तो ये 7 जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल हमने नाम इसीलिए दिया क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने के लिए भाई किसी और का यूज नहीं कर सकते आप। मास को आप वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने बोला कि ये तो यार बेसिक क्वांटिटी है, मतलब ये तो जरूरी है बाकी सबको एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, फंडामेंटल। ठीक है, डिराइव्ड, तो यार अब एक बार देखो, ये तो लाखों में, इन 7 का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बना दिया हमने, वही हमारा डिराइव्ड हो गया। जैसे मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये सब क्या हो गए, डिराइव्ड। ठीक है, अभी आएंगे जब यूनिट एंड डायमेंशन आएगा ना बेटा, आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, कोई चीज आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, देखो
इसके बाद देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। अब यहां से हमने देखा कि चलो यार भाई ये फंडामेंटल 7 हो गए, इनका यूज करके हमने बाकी सबको एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन दो जो रहे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, देख लो थोड़ा बहुत बात देख लो। प्लेन एंगल किस में फॉर्म होगा? एक प्लेन में। जब भी दो रे अगर एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे एक एंगल फॉर्म होता है। जब प्लेन में फॉर्म होगा तो इसको प्लेन एंगल। वही आइसक्रीम का कोन देखा होगा आपने, तो उसके वर्टेक्स पे जो बनता है 3 डायमेंशनल एंगल, ये हमारा क्या होगा? सॉलिड एंगल। ये हमारा क्या होगा? सॉलिड एंगल। ठीक है। तो अब एक बात देखो यहाँ पे, एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। तो ये ना तो फंडामेंटल में रहने के लिए राजी थे, ना ही डिराइव्ड में। इसलिए इनको हमने किसके अंदर रख दिया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर रख दिया। इन दोनों के लिए बस एक अलग से हमने सेक्शन बना दिया, और यही हमारा कौन सा रहा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बोलो भाई, क्लियर इतनी बात? हाँ है ना? फटाफट रिप्लाई करो। बस वाई और एन लिखा करो, ज्यादा लंबा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस वाई और एन लिखा करो, लेकिन आप एक्टिव रहा करो। देखो अब हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? तो भाई ये वाला डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन का बेसिस देखो। इसका हमारा बेसिस क्या था कि भाई किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा डिवीजन क्या, ये डिवीजन किस बेसिस पे था कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक है, हमारा डिवीजन का बेसिस क्या था? टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी what will be needed, what will be needed। देखो अभी ये जो मैं बोलने जा रहा हूं कि किन चीजों की जरूरत है वो हम समझते हैं एक बार कि आखिर ये है क्या, मतलब ये किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये भी तो एक बार देखते हैं। जैसे एक बार देखो, जैसे मान लो मैं सबसे पहले अगर देखूं स्केलर क्वांटिटी के बारे में, किसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी के बारे में। देखो भाई, जैसे अगर मान लो किसी पर्सन का मैंने मास अगर लिया, किसी पर्सन का मास अगर देखना हो, मान लो इसका मास है 60 केजी। ठीक है, अब बोलो एक बार, 60 केजी मास है भाई। ठीक है, मुझे अगर किसी दूसरे पर्सन को बताना हो, मान लो इसका नाम मैंने ले लिया राम, अगर मैं आपको आकर के बताऊं कि पता है राम का जो मास है वो 60 केजी है, ठीक है, तो क्या आपको और कुछ जरूरत होगी क्या मास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए? बोलो, मास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको जान लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड अगर मैंने बताया तो इसके अलावा कुछ और की जरूरत होगी क्या? हाँ है ना? सिर्फ अगर मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया तो और कुछ की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं सर मुझे तो वो भी बताओ ये भी बताओ, ऐसा नहीं। आप मैंने बोल दिया कि भाई मास 60 केजी है, आपको और कुछ इसमें जानने की जरूरत ही नहीं है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया मास के बारे में कि हाँ यार उसका मास कितना है, 60 केजी। ठीक है, आप ये भी नहीं पूछोगे कि सर वो बैठा हुआ था, खड़ा था उस समय, या दौड़ रहा था, या लेटा हुआ था, ये भी आप नहीं पूछोगे। आप समझ जाओगे कि हाँ भाई 60 केजी है, समझ गया मैं। यानी मास को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होगी? मैग्नीट्यूड की। किसकी जरूरत होगी? मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। मास को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर। एक बार देखो
टेम्परेचर की बात अगर करें हम, तो बोले यार टेम्परेचर, मान लो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर मुझे बताना हो, मान लो मैंने बोल दिया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कुछ बताने की जरूरत होगी क्या? और कुछ बताने की जरूरत होगी क्या भाई? नहीं, क्योंकि आपने 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया, मतलब समझ में आ गया होगा कि वो बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर यही बताता है, 0 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज्यादा कोल्ड है या हॉट है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर बता दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बता दूं, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा किसके बारे में? तो इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एक बार देखो, बुक में डेफिनेशन ये लिखा रहता है कि द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन आपको यही लिखा रहता है। लेकिन उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ? मतलब यही होता है कि उस क्वांटिटी को आप कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होने का मतलब ये हुआ कि इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? एक बार देखो, द क्वांटिटी which has only magnitude is called scalar quantity, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। वैसी चीज, वैसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। ठीक है, देखो ये जो होती है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 50 kg प्लस 30 kg कितना होता है? 50 kg प्लस 30 kg बोलो। सही बात है, 80। मान लो किसी, अगर मैं बोलूं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। यानी एक बार देखो, टेम्परेचर को अगर आपको ऐड करना हो या मास को ऐड करना हो, ठीक है, आप सिंपल क्या कर रहे हो? क्या जो अलजेब्रा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या वही यूज कर रहे हो? हाँ ना, जो अलजेब्रा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही यूज कर रहे हो कि हाँ यार 2 + 3 5 होता है, 5 + 8 13 होता है, वही पढ़ते आए, वही मल्टीप्लिकेशन, वही डिवीजन, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं। यानी इन स्केलर क्वांटिटी को अगर हमें डील करना हो तो हम जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है वही फॉलो करते हैं। अब बोलोगे सर क्या वेक्टर नहीं करता? नहीं करता भाई। वेक्टर जो होगा वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वेक्टर में कभी कभी 2 + 3 जो होगा वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है वेक्टर में। भाई वेक्टर में जब आप देखोगे तो मैं 2 + 3 करूं तो कभी कभी 1 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 1.2 होगा, कभी 2.4 होगा। तो वेक्टर ये चीज फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या फॉलो करेगा? तो जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा है उस चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे
कि दिस क्वांटिटी, दिस, इसको क्या बोल लेते हैं कि दिस क्वांटिटीज पूरा ही लिख लो भाई, दिस क्वांटिटीज follows या follow normal law of algebra, normal laws of algebra। जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वो हमारा जो अलजेब्रा है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, और जो वेक्टर फॉलो करेगा कि वेक्टर को कैसे डील करेंगे वो हमारा कहलाएगा जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं भाई। ठीक है, चलो भाई, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई, हाँ या ना, ये बोलो। स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई, बस भाई लिख दिया करो भाई फटाफट। चलो बिल्कुल भाई, देखो एक एक चीज जो है वो हमें ढंग से समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आज पहला दिन है, थोड़ी इजी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो एक ही बार में समझ आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें टफ आएंगी, धीरे धीरे चीजें पीछे से रिलेटेड आएंगी जो आपको याद नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है, आपको बिना हिचकिचाए जरूर वो क्लियर करके जाना। ठीक है, एक बार नोट कर लो बस। नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ ना, देखो जितने कोई भी छोटी से छोटी बात अगर आपके दिमाग में आए ना वो बस पूछ के जाना अपने। ठीक है, देखो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए ना, जैसे मान लो एडिशन हो गया, एडिशन हम सीख चुके हैं, बचपन में सीखा हुआ हमने कि 2 + 6 8, 5 + 3 8, 9 + 4 13, ये हमारा जो अलजेब्रा एडिशन हुआ। या जो हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ रखा है, जो हमें KG1 KG2 में पढ़ाया गया था, या मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा जो है इसको नॉर्मल अलजेब्रा बोलते हैं कि भाई हाँ ये जो बचपन से पढ़ा है हमने, और यही सब चीज क्या है कि नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते आए हैं नॉर्मल अलजेब्रा हम लोग बोल रहे हैं इसी को। ठीक है, सेकंड पेज नोट नहीं किया, पहले ये वाली लाइन लिख लो एक बार, पहले ये वाली लाइन लिख लो एक बार, स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन और ये जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा की फॉलो करने वाली बात। चलो पीछे वाला पार्ट में कर देता हूं, इसमें तो बस ये लिखना है कि बिहार पे हमने डिवाइड कर रखा है। इसके बाद ये वाला पार्ट भी लिख लो, ठीक है भाई। बोलो अब, और किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट? तो भाई जैसा आज पहला लेक्चर बिना किसी डाउट के ही जा